आ रही है? ठीक है। चलिए, सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। एक साथ कमर सीधी करके गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज एक अच्छा अवसर है संकल्प लेने का, टाइम टेबल बनाने का आपके लिए। तो आज के दिन टाइम टेबल बनाना चाहिए। जब भी कभी ऐसे मौके आए तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा हम अकेले पैदा नहीं कर सकते। हमने पहले भी आपको बताया कि जो पर्व होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, बड़े दिन होते हैं, या इस प्रकार का कोई एक नया शुरुआत होने वाला दिन होता है, तो उसका एक लाभ ये होता है कि चारों तरफ माहौल बना होता है उसके लिए। मीडिया में भी बना होता है, आसपास के सब लोग हमको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। ये इतना अगर आप आर्टिफिशियली अपने लिए क्रिएट करना चाहो, अकेले के लिए, कि आज से हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, आज से नया रिजोल्यूशन लेंगे, आज से कुछ करेंगे और हमारे लिए ऐसा वातावरण बना दो, तो आप अकेले नहीं बना पाएंगे। दिवाली का समय होता है, ये समय होता है, नवरात्रि शुरू होती है, तब हिंदी महीना जब शुरू होता है, तब हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है, तब भी ऐसा ही माहौल होता है। दशहरे का होता है। तो ये जो समय होते हैं, ये इन समय को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो सामूहिकता है ना, कलेक्टिवनेस, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अपनी एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का सुनियोजन आप कर सकते हो। इस ऊर्जा को आप अपने काम के लिए उपयोग में ला सकते हो, पर्सनल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये ताप ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। ये हाइड्रल एनर्जी है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। ये न्यूक्लियर एनर्जी, इसको हम ये सोलर है, ये विंड है। तो हम तरह तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक वैसे ही ये जो एनर्जी है, जो पर्व से निकलती है, त्योहार से निकलती है, या फिर इस प्रकार के किसी अवसर से निकलती है, तो इस ऊर्जा को यूज करना आना चाहिए। हर कोई इस ऊर्जा को यूज नहीं कर पाता। सब लोगों को लगता है कि इस दिन हमको एंजॉय करना चाहिए, इस दिन हमको घूमना फिरना खूब चाहिए, इस दिन कहीं बाहर जाना चाहिए, खूब खाना पीना चाहिए, नाचना चाहिए, या और कुछ करना चाहिए। बल्कि ये मनन चिंतन का दिन होता है। ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन का दिन होता है, इंस्पेक्शन का, इंट्रोस्पेक्शन का। आप अंदर से अपने ऊपर अपना निरीक्षण करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि हमने कितनी गलतियां की, क्या किया। दूसरे लोग सफल हो गए, हम सफल नहीं हो पाए। अब हर साल आप देखते हो कि कुछ लोग सफल हुए। हर साल लिस्ट आती है, हर साल रिजल्ट आता है। सफल और असफल लोगों की लिस्ट आती है कि नहीं? जितने लोग बैठे थे, 15 लाख लोग बैठे थे, और 15-20 हजार लोग सिलेक्ट हुए प्री में, फिर 1,500-2 हजार लोग मेंस में सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, और फाइनली हर साल 750, 800, 900 लोग जो है यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। उसकी लिस्ट आती है, हर साल आती है। तो हम उस लिस्ट में नहीं है, कुछ लोग लिस्ट में, हम लोग नहीं है। तो ये मौका होता है उस लिस्ट में पहुंचने के लिए सोचने का, बहुत अच्छा मौका होता है। और इस दिन बहुत लोग परेशान भी नहीं करते, आप काफी हद तक सोच पाते हैं। सबको एंजॉय करने दो, सबको घूमने दो, कोई आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप काफी हद तक सोच सकते हो, आपको काफी मौका मिलता है सोचने का। फोन बंद कर दो और सोचने लग जाओ। तो इस दिन बहुत फर्क पड़ता है। इस दिन इसलिए फर्क पड़ता है, जो दुकानदार होता है वो, आपको पता है, दिवाली के दिन हिसाब किताब की डायरी उठाता है। कई लोग इस तारीख को उठाते हैं, कई लोग हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के हिसाब से चलते हैं। सीए वगैरह जो होते हैं वो उस हिसाब से लेखा जोखा निकालते हैं। तो किसी को टर्नओवर देखना हो अपना, कि मेरी शॉप का टर्नओवर है वो 10 करोड़ है, और मेरा खर्चा वो 1 करोड़ है, और पर्सनल खर्चा मेरा 1 करोड़ हो जाता है, 10 करोड़ मेरे पास आते हैं जाते हैं। तो अगर हर साल में अगर 50 लाख बचाऊं, 1 करोड़ बचाऊं,
तो मुझे 8 करोड़ जो है व्यापार में वापस लगाने पड़ते हैं। 10 करोड़ आते जरूर है, लेकिन 8 करोड़ व्यापार में फिर से लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं 1 करोड़ बचा क्यों नहीं पाता? और मान लीजिए मेरा खर्च यदि 1 करोड़ है तो मेरे पास 1 करोड़ बचा क्यों नहीं? तो ये मूल्यांकन करने का दिन होता है ना। तो वो अपने पैसे को मूल्यांकन कर रहा होता है, वो इनकम और एक्सपेंडिचर को वो स्टडी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही दूसरे लोग अपना और भी कई तरह का मूल्यांकन करते हैं, जो जिस तरह का काम करता है उसका करते हैं। तो हम चूंकि एक पढ़ाई का काम करते हैं तो हमारा मूल्यांकन, हमारा वैल्यूएशन इसका होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए कि आखिर कुछ लोग सिलेक्ट हो गए तो उसके क्या कारण है, और हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए उसके क्या कारण है। तो 2 तरह के लोग सिलेक्ट होते हैं। मैंने एक बताया था आपको कि जिनकी पहले से तैयारी है, एक तो बहुत कम तैयारी करने का जरूरत पड़ती है उनको और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहले से तैयारी उनकी नहीं है, लेकिन अभी कुछ आग लग गई है उनके अंदर। या तो पिछले साल पिताजी चले गए और उन्होंने कहा था कि देख सारे बेटे तो ठीक ठाक हो गए, तेरी मुझे बड़ी चिंता है, तू बड़ा नालायक है, और फिर उनकी डेथ हो गई। तो वो बात उसको लग गई, तो उससे भी बन जाता है। माँ चली जाती, माँ की कोई बात लग गई, पत्नी ने कोई किसी बात पे उलाना दे दिया, वो बात चुप गई। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बन जाते। रिश्तेदारों में से किसी की कोई बात लग गई, क्योंकि वो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। हम लोग बाकी लोग, अब आप कहोगे कि सर अगर किसी ने कुछ नहीं कहा हो तो नहीं बन सकते क्या? नहीं, तो वो भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर टाइम की कदर करना आपको आना चाहिए। हम टाइम की उतनी कदर करते नहीं, हमको हमारा घरेलू लगता है ना टाइम, हमारा पर्सनल लगता है, हमको लगता है हमारी मर्जी, हम चाहे जितना इसको खराब करें। वो व्यक्ति प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है ना, वैसा प्रेस्टीज पॉइंट यदि आप बना लोगे तो आप भी बन जाओगे। तो ये 2 तरह के लोग सिलेक्ट होते हैं। एक वे लोग जिनकी बहुत ज्यादा तैयारी है, थोड़ी बहुत तैयारी करने की जरूरत है, वो बन जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई बैड लक हो जाए बात अलग है। और दूसरे वो लोग जिनको कोई न कोई बात चुभ गई है, जिन्होंने ठान लिया है कि मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, इस बार मैं बन के रहूंगा, वो भी बन जाता है। अब ऐसा व्यक्ति के साथ में फिर 2 कंडीशन हो सकती हैं कि एक जो संकल्प ले रहा है कि मैं इस साल बन के बताऊंगा और टाइम भी बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो फिर उसको दिक्कत आती है। क्योंकि 1 साल वो बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करता, लगातार रहता है, तो फिर उसको 1 आध साल और लगेगा, हो सकता है 2 साल और लगे, लेकिन वो बन जाता है। उसमें निराश होने की जरूरत नहीं, वो बन जाता है। यूपीएससी के अटेम्प्ट निकल गए तो एमपीपीएससी में बन जाएगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, कैसे भी बनेगा, लेकिन बन जाएगा। तो आज के जमाने में जॉब प्राप्त करना भी अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि चारों तरफ बड़ी बेरोजगारी है और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना बड़ा महंगा है। स्टार्टअप का सक्सेस रेट भी बहुत कम है इंडिया में। कई स्टार्टअप शुरू होते हैं लेकिन सब सक्सेस नहीं हो पाते। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत प्रॉब्लम है। एक तो फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, लोन उतने आसानी से नहीं मिलते, और रिश्तेदार भी उतनी मदद नहीं करते, और फिर उसमें सक्सेस रेट नहीं है ना। नया काम शुरू कर रहे हो तो एकदम कोई विश्वास नहीं करता आपके ऊपर। फिर सरकारी नौकरियां अपने आप में बहुत कम है, या कुछ हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली हैं, अस्थायी हैं, टेम्परेरी नौकरियां बहुत है। तो वो भी उतना ना तो रेपुटेशन देती है, ना ही उस पर विश्वास किया जा सकता है। और पूरी जवानी यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो नौकरियां हैं उनको पकड़ा दोगे, तो फिर आप जब 30, 40, 35 साल, 40 साल के हो जाओगे, 45 साल के हो जाओगे, तब मार्केट में कोई भी आपको लेने को तैयार नहीं, और वो निकाल के फेंक देंगे, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा सुरक्षित माध्यम है अभी, क्योंकि अभी तक सिविल सर्विसेज बनी हुई हैं, इसकी परीक्षाएं समय समय पे हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर होती है, ज्यादा नहीं होती। यूपीएससी तो अपना कैलेंडर मेंटेन करता है, एमपीपीएससी भी कोशिश कर रहा है, तो आपको मौका मिल रहा है। आप, हमारे पास कितने स्टूडेंट आए हैं, ढेरों स्टूडेंट आए। भोपाल आने के बाद ही हमको 10 साल हो गए, लगभग 11 साल हो गए। तब यहाँ पहले हमारे पास कुछ कम संख्या होती थी, 100-50 स्टूडेंट आते थे, अब हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। कोई यूट्यूब से जुड़ता है, कोई ऑनलाइन जुड़ता है, कोई टेस्ट सीरीज से जुड़ता है, कोई ग्रुप के माध्यम से जुड़ता है, कोई आप लोगों की क्लास के माध्यम से जुड़ता है। कई तरह के लोग हर साल जुड़ते हैं, ढेरों बच्चे जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बच्चे, बड़ी मात्रा में बच्चे जॉब में लग गए, शादियां हो गई है उनकी,
उन सब ने गाड़ियां खरीद ली है, मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, स्थायित्व आ गया जिंदगी में, स्थायित्व आ गया, क्योंकि एक अच्छी सैलरी मिलती है और लोन मिलने लग जाते हैं, रिप्यूटेटेड जॉब होता है तो फिर रिश्तेदार भी मदद कर देते हैं, घर परिवार के लोगों ने जो पैसा रोक के रखा है वो भी रिलीज कर देते हैं कि चलो ये तुम्हारे लिए था, वो तो हम देख रहे थे तुम्हारी नौकरी न लगे तो तुम्हारे बिजनेस के लिए कुछ रोक के रखा था, अब तुम इसमें मकान बना लो, पिताजी कुछ दे देते हैं। ऐसा करके उनका 2-4 साल में बहुत कुछ हो जाता है। हमारे देखते देखते बहुत सारे बच्चों का स्थायित्व आ गया। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, किसी कारण से नहीं बन पाए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी मेंस में, प्रीलिम्स में कहीं उलझे पड़े हैं, उन लोगों के साथ दिक्कत है। वो इधर उधर व्यवस्था करने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं मानता हूं मैं कि वो बहुत फिजूल खर्ची करते हैं या बहुत आवारागर्दी करते हैं या पैसा उड़ाते हैं, नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा मकान भी अगर लेना है तो 7-8 हजार का मकान मिलता है किराए से। फिर अगर आपकी शादी हो गई तो खर्चे अपने आप बढ़ जाएंगे, बच्चा अगर स्कूल जाने लायक हो गया तो खर्चा और बढ़ जाएगा, शादी नहीं भी हुई है तो भी गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑनलाइन के रिचार्ज करने और ये सब कितना मुश्किल होता है, कोर्सेज कितने मुश्किल हैं। लाइब्रेरी भी ज्वाइन करोगे तो वहां फीस लगेगी, कई जगह पर फीस रहती है, सब कुछ निःशुल्क नहीं होता। तो बहुत सरवाइव करना भी अपने आप में, अगर माता पिता सहयोग नहीं कर रहे हैं तो खुद से सरवाइव करना। और अगर आप काम करने चले जाओगे तो आपसे काम लिया जाएगा, फिर आप पढ़ाई कब करोगे, है ना। प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाओगे तो 7-8 घंटा काम ले लेते हैं कई बार, और मुश्किल से 10,000 रुपया देते हो। तो बहुत शोषण है बाहर। तो इन सब शोषण से बचने का अच्छा तरीका है कि जब आपको मौका मिला है, वैकेंसी आई हुई है और ये है, तो उसको थोड़ा संकल्प को मजबूत बनाओ। तो लीकेजेस 2 तरह से टंकी भरती है ना, हमने बताया। एक तो टंकी भरने के लिए कंटिन्यूअस उसमें पानी डालते रहो, दूसरा जो लीकेज हो रहा है उसको बंद करो। तो समय का लीकेज होता है, हम लोग समय कहीं न कहीं गंवाते हैं। तो आज के दिन एक संकल्प लेना चाहिए कि एक तो बहुत अच्छा मौका हमको इसके माध्यम से मिल रहा है और इन सर्विसेज में हम लोग घुस सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान इसलिए क्योंकि हम आपको सीधा रास्ता बताते हैं, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। आज से और आसान कर देंगे आपके लिए। आज और हम कुछ बेसिक चीजें इस तरह से बताएंगे और आसान हो जाएगा, बहुत आसान। पर मेहनत तो करना पड़ेगी ना, मेहनत के बिना तो नहीं होगा। ये कि स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन समय तो उसमें भी लगेगा। अगर पहले से बेस क्लियर है तो फिर कितने लोगों का हुआ मेंस अभी आपका हुआ और आज कमाए नहीं हुआ, तो है काफी लोगों का हुआ। तो अभी जो है अब कुछ फार्मूले काम आए कि नहीं पुराने? हाँ, जुड़े हुए थे। अभी यूपीएससी मेंस दे रहे हो? नहीं हाँ, पीएससी अभी फिर निकल जाएगा। हाँ, अभी 7 तारीख हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पीएससी, अभी ये वाला मेंस भी निकल गया, अभी 7 तारीख से फिर से मेंस है उनका यूपीएससी वाला। अभी प्री का रिजल्ट आ जाएगा 20 वाले का, तो फिर उनका एक और मेंस होगा। हो सकता है उनके पास 3-3 अपॉइंटमेंट होंगे एक साथ, ऐसा हमारे साथ होता था। 3-3 अपॉइंटमेंट लेटर रहते थे एक साथ, मतलब एक ही महीने में 3-3 रिजल्ट आए और हमारे पास सबके अपॉइंटमेंट लेटर होते थे कि हम इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं। इतनी अपॉर्चुनिटी रहती थी। एक बार तैयारी हो गई उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ लो, एमपीपीएससी में बैठोगे उसमें हो जाएगा, यूपीएससी में बैठोगे उसमें हो जाएगा, जिसमें आप बैठोगे उसमें हो जाएगा। तैयारी है ना आपकी, एक ही पैटर्न है लगभग। बेसिक चीजें जो है वो वही है, वही पूछी जाती है, अलग से कुछ नहीं है। अब तो एमपीपीएससी का पूरा पैटर्न यूपीएससी को काफी कुछ मैच करता हुआ सा हो गया। अब उन्होंने अनसर्टेनिटी वैसी ला के रख दी। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सरल है, थोड़ा सा सरल है उससे हल्का सा, लेकिन पूछने का जो तरीका है, अचानक से जो प्रश्न बनते हैं। अब आप देखो, पहले क्या होता था कि कोई पेपर आप उठा लो तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये इस साल का पेपर है, लेकिन एमपीपीएससी में अब वो उसी साल का पेपर होता है। पहले क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते थे तो ऐसा लगता था ये 2005 का है या 6 का है, ये 7 का है। ऐसा पेपर मैंने देखा तो था, ऐसा लगता है। अब ऐसा नहीं होता, अब 100% क्वेश्चन 2020 के हैं, मतलब 2020 के प्रश्न हो
वो 2019 के नहीं हो सकते। और 2019 का पेपर देखोगे तो 2019 का ही पेपर है, वो 20 के साथ मैच नहीं करेगा। ऐसे ही यूपीएससी में होता है, यूपीएससी में हर साल नया पेपर होता है। ऐसा नहीं बिहार से तो 8-10 प्रश्न ले लिए। पहले एमपीपीएससी क्या करता था, उत्तर प्रदेश पीसीएस से ले लेता था 15 प्रश्न, 15 प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण से, 15 बिहार से, ऐसा करके वो उस साल का खाना पूर्ति कर देता था। हम तो पहले से कह सकते थे, पहले एक जमाना तो ये था हमारे टाइम कि हम पहले से कह सकते थे कि प्रश्न क्या आ रहा है। प्रश्न की पूरी लैंग्वेज भी नहीं बदलता था, बल्कि एक जमाना तो ऐसा था कि एक साल पहले का प्रश्न पूछता था, 94 का 96 में पूछता था, 95 का 97 में पूछता था। ऐसा था। एक साल छोड़ के क्वेश्चन देख लो, 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतनी बुरी हालत थी। मतलब अनसॉल्व पढ़ के कोई चला गया तो वैसे ही हो जाएगा। केवल अनसॉल्व की तैयारी कर लो। तो कई लोग सुबह उठते थे 5 बजे और 8 बजे परीक्षा देते थे और एमपीपीएससी पास कर लेते थे। ऐसा एमपीपीएससी हुआ करता था। अब उसने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया। ये एक तरह का, मैं तो क्रांति कहूंगा इसको। ये जो हुआ अभी पिछले 2 सालों में, ये क्रांति है। एमपीपीएससी ने अपनी इमेज बहुत बदली है। नहीं तो पहले तो परंपरागत प्रश्न थे, फिक्स थे वो प्रश्न। योजना आयोग का गठन कब हुआ 1950 में, ये फिक्स था, एक साल छोड़ के पूछता था। तो अब तो काफी चेंज है। तो अब वो जो हम जो पढ़ाते हैं उस स्टाइल वाला पेपर आ रहा है। अब हम जो आपको इसी स्टाइल से पढ़ाते हैं, वो हमारे जो स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा महसूस करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम यही बात करते हैं। हम आपको इम्पोर्टेंट लाना सिखाते हैं उसमें से, कि इस पूरे हिस्से में से इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा है, ये आप निकालो। आप खुद निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक ब्यूरोक्रेट के लिए कौन सी चीज आसान है, वो चीज है। तो प्रेडिक्ट कर सकते हो आप पेपर अभी भी। लेकिन अब करने के लिए हमारे जैसा दृष्टिकोण चाहिए। अब मार्केट में आपको कोई ये नहीं कह सकता ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये मटेरियल ले जाओ, उससे नहीं होता। अब आपको दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। कौन सा वाला? हमारा वाला। तो ये कैसे विकसित करते हैं? तो इसके 4-5 सूत्र हैं जिनको आप समझ सकते हो। तो आज मैं वो सूत्र बताता हूं आपको। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही साधारण चीज है ना। पहला सूत्र, जिन्होंने बड़ा परिवर्तन किया है वो प्रश्न है। बड़ा चेंज लेके आया, क्रांतिकारी परिवर्तन जिन्होंने किया, बड़ा परिवर्तन जिसके माध्यम से हुआ वो प्रश्न होता है। जैसे इकोनॉमी में यदि आप देखोगे तो वाकई में वहीं से चलते हैं, योजना आयोग से चलते हैं। 1950 में योजना आयोग आया, अपने आप में वो एक प्रश्न है। हरित क्रांति, हरित क्रांति बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो हरित क्रांति का प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है, मेंस में भी, प्री में भी और इंटरव्यू में भी। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, वर्गीस कुरियन वाला। अब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में, दोनों में बड़ा अंतर है। इसके लिए कुछ आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए। अभी द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में पिछले दिनों एक आर्टिकल था कि श्वेत क्रांति का उद्देश्य था कुछ अलग था और हरित क्रांति का उद्देश्य कुछ अलग था। हरित क्रांति का उद्देश्य था उत्पादन ज्यादा करना, क्योंकि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना चाहते थे। अब यहां पर थोड़ा सा ना एमपीपीएससी से मैं यूपीएससी की तरफ ले चलता हूं। प्रश्न क्या होगा इंपॉर्टेंट? एमपीपीएससी में सीधा सीधा आ जाएगा हरित क्रांति के जनक और ये और वो और उसके कार्यक्रम और उस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। अब एनालिटिकल लेवल पे यदि आप देखोगे तो थोड़ा सा आर्टिकल आप पढ़ोगे ना तो वहां से यूपीएससी का टच आ जाएगा उसी में, उसी प्रश्न में। यूपीएससी ऐसा नॉर्मन बोरलॉग और ये और वो कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, ये इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछता। कोऑपरेटिव का नाम भी नहीं पूछता। वो थोड़ा सा इस टाइप का, मैं जो बात कर रहा हूं उस टाइप का प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति का उद्देश्य था कि आप उत्पादन बढ़ा दो ताकि लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाएं और हमको विदेशों से आयात नहीं करना पड़े। हम लोग उसमें यही करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? उत्पादन बढ़ाना चाह रहे थे। और श्वेत क्रांति में जो करने जा रहे थे वर्गीस कुरियन, वो विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते थे। उनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं था।
उनका था कि महिलाएं दूध के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पशुपालन अधिकांश महिलाएं करती थी, घरों में महिलाएं रहती थी, वही गाय भैंस संभालती थी, वही दूध निकालती थी। वही आपने मंथन मूवी देखी होगी या आपने अमूल का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो उसमें सब महिलाएं ही माथे पे जो है वो रख के ले जा रही हैं, अपने सिर पे एक मटका ले जा रही हैं दूध का, और मूवी भी उसी हिसाब से बनी, तो उसका एडवर्टीजमेंट भी उसी तरह से आता है। मंथन का आता है ना, मंथन मूवी बनी थी, तो जो अमूल का विज्ञापन है उसमें आपको वो दिखाई देती हैं। तो वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण किससे होगा? पैसे से होगा, उनको इनकम होगी तो होगा। और गांव के लोगों का सशक्तिकरण और कोऑपरेटिव मूवमेंट, तीन तरह के उद्देश्य थे। कोऑपरेटिव मूवमेंट, गांव के लोगों का आर्थिक विकास, और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये उद्देश्य। लेकिन हुआ क्या? प्रोडक्शन बढ़ गया। किसका? मिल्क का। इधर हम करने गए थे प्रोडक्शन, इनकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि उसके साथ एमएसपी आया था, हरित क्रांति के साथ एमएसपी आया था, फर्टिलाइजर आया था, नई टेक्निक आई थी, मैकेनाइजेशन हुआ था, और एक तरह से आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया था, चाहे वो फर्टिलाइजर में किया हो, चाहे पेस्टिसाइड में किया हो। एमआईसी में यही तो हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला, जो हमारे यहाँ हुआ था, भोपाल में गैस कांड हुआ था, यूनियन कार्बाइड में। तो एमआईसी जो है वो कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के लिए बन रहे थे कीटनाशक। तो चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कीटनाशक बनाए जा रहे हों, चाहे फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हों, चाहे मशीन बनाई जा रही हो, हार्वेस्टर बनाए जा रहे हों, ट्रैक्टर बनाए जा रहे हों लोडिंग के लिए हों, तो हम लोग वहां पर जो उद्देश्य था कि यहां पर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें। प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन वहां पर उल्टा हो गया, उसमें कोऑपरेटिव भी बढ़ गए। जो वहां उद्देश्य रखा था उसका, वहां प्रोडक्शन बढ़ गया, और यहां पर क्या बढ़ गया? इनकम बढ़ गई, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई। इसीलिए तो पंजाब में सब करोड़पति किसान हो गए थे। सूटकेस कृषि जैसा हो गया था, अमेरिका की कृषि सूटकेस कृषि वैसे ही हो गया था पंजाब में। इसलिए वहां के किसान जो हैं वो दयनीय अवस्था में नहीं है, तभी तो सरकार से बार्गेनिंग कर पाए वो अभी फार्म लॉज में। दूसरे किसान तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के, यूपी के, बिहार के किसान इतने समर्थ नहीं है। उन्होंने एपीएमसी का भी काफी फायदा उठाया, एमएसपी का भी बहुत फायदा उठाया। तो आर्टिकल लिखने वाले का जो नजरिया होता है ना अखबार में, वो पूरा चेंज करके रख देता है, नैरेटिव चेंज कर देता है आपका। वो बोलता है कि उद्देश्य क्या था और हुआ क्या, बाय प्रोडक्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। यहाँ पे उद्देश्य क्या था और रिजल्ट क्या निकला, दोनों जगह उल्टा हो गया। उद्देश्य जो था उसके बजाय दूसरी चीजें हो गई, जबकि वो वाला उद्देश्य कौन लेके चला था? हरित क्रांति वाला, श्वेत क्रांति वाला जो उद्देश्य वो हरित क्रांति वाला लेके चला था, और अंततः ऐसा हो गया। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये यूपीएससी लेवल का थिंकिंग है। अब ये इसके लिए ना आपको पूरा थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा। तो यूपीएससी डीप में सोचना सिखाता है। एमपीपीएससी में आप ऊपर ऊपर रह जाते हो कि श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध का उत्पादन, श्वेत क्रांति मतलब वर्गीज कुरियन, आनंद मंथन मूवी या अमूल डेयरी, आगे समझ में ये वाली बातें आप करते हैं। ये यहां तक एमपीपीएससी से मट जाता है। और जॉब के नेचर भी ऐसा ही है कि डिप्टी कलेक्टर को इसी लेवल पे सोचना होता है, उसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं सोचना होता। मुख्यमंत्री उससे बात नहीं करता, वो पॉलिसी लेवल पे सोचता भी नहीं है। उसको कलेक्टर जितना बताता है उतना वो कर लेता है, तो उसकी सोच इतनी काफी है। बाबू लेवल, बड़ा बाबू है वो थोड़ा सा, ठीक है, वो बड़ा बाबू है तो उस लेवल पे उसका काम हो जाता है। लेकिन आईएएस के तो खुद का डी नोवो होगा ना, उसका खुद का जनरेशन होगा, थर्ड जनरेशन उसका खुद का होगा। तो यहां वो इस तरह से नहीं सोचा, वो केवल हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में इस लेवल पे सोच के रुकेगा नहीं। तो मैं आप लोगों को अंतर करना सिखा रहा हूं। लेकिन एमपीपीएससी की परीक्षा और मेंस है, और कोई अगर ये ऑब्जर्वेशन वहां जाकर के लिखेगा तो क्या एमपीपीएससी वाला उसको बाहर कर देगा? नहीं, सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की तुलना का अगर आ गया, या यूं समझो कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास, ये प्रश्न आ गया, स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास लिख रहे हो, तो उसमें आपको योजना आयोग का वो देना पड़ेगा, तमाम योजना काल देना पड़ेंगे, प्लानिंग तो देना पड़ेगी ना। बिना प्लानिंग के तो आर्थिक विकास कैसे होगा? बैंकों का नेशनलाइजेशन भी देना पड़ेगा, तो इंदिरा गांधी की सोच भी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ वाला मुद्दा भी आएगा।
तो ये जो बड़े परिवर्तन करने वाली जो चीजें थी, जिन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया, बिल्कुल एकदम ऐसा परिवर्तन कि उसके बाद एकदम गति आ गई, स्पीड बढ़ गई, वो प्रश्न होते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत लिमिटेड है सर, ऐसे तो 15 चेक पॉइंट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। कितने होंगे? 15 होंगे पूरी आजादी के बाद में। तो इनको तो बहुत अच्छे से क्या, देख लेना, 5 प्रश्न मिल जाएंगे उसमें से परीक्षा में। वो जो 15 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, वहां से आपको 5 प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे। इसका मतलब तो पेपर आउट हुआ समझो। तो ये तो आपको निकालना आना चाहिए ना। बहुत सिंपल है एग्जाम। और पहले क्या था, पहले वो हजारों क्वेश्चन बैंक दे रहा है, हजारों क्वेश्चंस के बैंक दे रहा है, बोले कि आप ये क्वेश्चन बैंक रट लो, ये करो, वो करो, ये नोट्स पढ़ो, वो पढ़ो। हम तो आपको सोचना सिखा रहे हैं, आप ऐसे ही खेल खेल में विकिपीडिया से बन जाओगे, विकिपीडिया से बन जाओगे। खेल हो जाएगा आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, और दोनों का एक साथ भी बैलेंस कर सकते हो। हाँ, मेंस में मैंने अभी बताया कि अगर आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे लिखोगे तो आपको 20% मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी ने उसी स्टैंडर्ड पे अपना प्री तो निकाल लिया और उसने अपना स्टैंडर्ड वो सेट करके रखा, लेकिन मेंस में क्या करेगा, वो उससे ज्यादा लिख नहीं पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है उसको पता है, तो यूपीएससी एमपीपीएससी का मेंस बहुत अच्छे से निकाल सकता है वो। और ये बच्चा जो होगा ना, जो केवल एमपीपीएससी वाला, वो बनेगा नायब तहसीलदार, वो बनेगा डिप्टी कलेक्टर। आ गया समझ में? इसलिए अगर आपको एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनना है तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड फॉलो करो। मैं कई बच्चों को बोलता हूं अलग अलग तैयारी नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, वो अनावश्यक कंफ्यूज है, परेशान है। मैं कई बच्चों को उदाहरण देता हूं कि आते हैं मेरे पास, तो मैं बताता हूं कि देखो ऐसा है, मार्केट में आपको एक मजदूर ढूंढने जाना है सुबह सुबह, आपके घर में काम चल रहा है थोड़ा मकान का, और दिन भर पत्थर सीमेंट सब तरह का काम होने वाला है। तो एक मजदूर है 55 साल का, एक मजदूर है 25 साल का लड़का, बड़ा लंबा चौड़ा नौजवान आपको दिखाई पड़ रहा है। वो भी 400 रुपए मांग रहा है और वो भी बोल रहा है मुझे भी 400 रुपए दे देना। तो आप 55 साल वाले को सिलेक्ट करोगे या 25 साल वाले को? 25 वाले को। क्यों करेंगे? क्योंकि वो दिन भर थकेगा नहीं, अच्छे से वजन उठाएगा, ठीक है। 55 वाला तो उस पर दया आ जाएगी, कई बार आप सोचोगे कि इसका इलाज करा दें अगर इसको दिन भर खांसी चल रही है या इसको, तो हो सकता है आप मेडिसिन दो, उसको चाय की 4 बार पूछो, उसके बावजूद वो अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा उससे। तो ये बताओ कि एमपीपीएससी वाली भी कॉपी अगर कोई चेक कर रहा है और अगर कोई बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है तो क्या उसको बाहर कर देंगे? अच्छे मार्क्स किसको मिलेंगे? अच्छा आंसर लिखने वाले को, जो डेप्थ में आंसर दे रहा है, एनालिटिकल दे रहा है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है, एनालिटिकल बना रहा है, उसको क्रॉस एग्जामिन करके दे रहा है। तो ऐसे बच्चे ने तो अपना प्रूव कर दिया ना। इसीलिए तो आप देखोगे मुकुल रोहतगी कहां के वकील थे? सुप्रीम कोर्ट के थे। मुकुल रोहतगी कोई बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील तो नहीं है, लेकिन शाहरुख खान ने किसको हायर किया? मुकुल रोहतगी को हायर किया अपने बच्चे के लिए। और मुकुल रोहतगी जब आए और उन्होंने कहा कि देखो जज साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसके पास ड्रग्स मिला क्या? बोले नहीं, ड्रग्स उसके पास नहीं मिला। अच्छा, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो ये बताओ कि उसने नशा किया है तो उसका मेडिकल क्यों नहीं करवाया? उसके खून में नशा मिलता, केमिकल वो टेस्ट लगता तो आ जाता, ब्लड टेस्ट होता। तो अगर ऑफिसर को ये लगता है कि ये वहां नशा कर रहा था, तो आप ये जो एजेंसी अंदर पकड़ के रखे हुए हैं, ये नैतिकता के लिए रखी हुई है कि सामाजिक नैतिकता, यानी कि ये लड़का घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए बनी हुई एजेंसी है, नशे के लिए बनी हुई है। इसके ऊपर जो धाराएं लगी है वो नशे वाली लगी है, नैतिकता वाली लगी है कि रात को बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो गया। अब ये प्रश्न वहां का वकील भी पूछ सकता था, लेकिन तो कौन सेलेक्ट हुआ एमपीपीएससी में? यूपीएससी वाला हुआ ना। तो जज ने कहा बिल्कुल हाँ, आप तो सही कहो, जमानत दे दे तुरंत। वो तो थोड़ा वहां का पचड़ा था थोड़ा, उस वजह से वो 1-2 दिन लेट हुआ था उसका निकलना, अदरवाइज उसने तो तुरंत जमानत दिला दी। और फीस कहां से?
दिल्ली से आता है फ्लाइट में, और हाई कोर्ट में करता नहीं प्रैक्टिस, कहां करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये किसने कह दिया यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एमपीपीएससी में नहीं होगा? एमपीपीएससी में तो बहुत आसानी से होगा। एमपीपीएससी में तो एकदम जक मार के लेगा। अच्छा, अब एमपीपीएससी, अब बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और द हिंदू को पढ़ते हैं, एनालिटिकल माइंड डेवलप कर लेते हैं, और वो एमपीपीएससी में बैठते ही बैठते हैं। तो आप टॉप वाली पोस्ट पे आपको घुसने कौन देगा? जो केवल एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे उनको कौन घुसने देगा? ज्यादा से ज्यादा नायब तहसीलदार बन जाओ, सहकारिता निरीक्षक बन जाओ। बहुत ही छोटी, जो पीछे की जो 150 पोस्ट है उसमें कहीं गुंजाइश लगती है, केवल एमपीपीएससी की तैयारी करने की वजह से। अब समझ में आ गया होगा क्लियर फंडा। बहुत बच्चे से आप एमपीपीएससी का पढ़ाएंगे यूपीएससी का, मैं कहा मैं एमपीपीएससी का क्यों पढ़ाऊंगा? अलग से मैं एमपीपीएससी का क्यों पढ़ाऊंगा? आप तो डील ही नहीं कर पाए। वो भाई मुंबई का तो सबसे बेस्ट वकील हायर किया होगा ना, तो बात क्यों नहीं रख पाया? कोर्ट में बात क्यों नहीं रख पाया? नहीं रख पाया, तभी तो वहां से बुलाया ना। आगे समझिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा है ना, समझिए, अच्छी क्वालिटी यदि अवेलेबल है तो वो अच्छी क्वालिटी लेंगे। तो आपको अगर टॉप पोस्ट पे जाना है एमपीपीएससी में तो अपना लेवल बढ़ाइए, रुकिए मत उस लेवल पे। क्यों रुकना चाहते हैं कि हम इसी लेवल पे रुकना चाहते हैं? तो आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। आप अनावश्यक ही आपने आगे बढ़ने का रास्ता आपने रोक रखा, आपने बंदिशें लगा रखी कि हम इससे आगे नहीं बढ़े, इससे ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो हम एमपीपीएससी के लायक नहीं रहेंगे। डेप्थ में जाइए ना उसके। अभी मैंने बताया आपको एग्जाम्पल देके कि इस तरह से सोच के देखिए कि श्वेत क्रांति ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हरित क्रांति में पूरे हो रहे हैं। हरित क्रांति के लक्ष्य कहां पूरे हो रहे हैं? श्वेत क्रांति में पूरे हो रहे हैं। अब ये कौन सोचेगा? ये उससे आगे की सोच। यूपीएससी यहां आकर के टिकता है। आगे समझ में? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकालना सीखो। बैंकों का नेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि बैंकों को अमलगमेट कर दो, उनको मिला दो, उनको ये कर दो, या फिर उनको प्राइवेटाइज कर दो। बहुत चर्चा हो रही है, तो ये आ जाएगा। फिर कंसेप्ट उस वाला कंसेप्ट पॉलिटी से निकल के आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला। वो यूपीएससी भी पूछता है, एमपीपीएससी भी पूछेगा कहीं ना कहीं। तो इंदिरा गांधी का बैंकों का नेशनलाइजेशन वाला संकल्प। फिर एलपीजी वाला आ जाएगा, मनमोहन सिंह के और नरसिम्हा राव के रिफॉर्म आ जाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म आ जाएंगे। फिर इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 3.0, वो वाली जो बात हम लोग करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होने वाली क्रांति, ये क्रांति। फिर सरकार की विभिन्न पॉलिसीज आ जाएंगी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गई, या कंप्यूटर की आईटी पॉलिसी, आईटी है ना, आईटी नीति या आईटी कानून कब बने थे? ठीक है, वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था क्योंकि भारत में आईटी आ गया था। ठीक है, फिर भारत में ट्राई का जन्म हुआ टेलीफोन में, टेलीफोन रेगुलेटरी, टेलीकम्युनिकेशन के लिए जब तमाम प्रकार की कंपनियां, फिर 2G स्पेक्ट्रम, फिर 3G स्पेक्ट्रम। तो 3G स्पेक्ट्रम क्या होता है, 2G स्पेक्ट्रम, ये सब रिवॉल्यूशन है जिन्होंने भारत के लोगों की जिंदगी को बदला, भारत को बदला, भारत की राजनीति को बदला, भारत की अर्थव्यवस्था को बदला, भारत के कानूनों को बदला, हमारे नीति बनाने के तरीकों को बदला। ये सारे जो रिवॉल्यूशन है जिन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन किए, वही प्रश्न है। और इनको जो देखना जान जाता है वो फिर पूरे विकास को समझ जाता है। इन्वायरमेंट के सेक्टर में वाइल्ड लाइफ एक्ट कितनी बड़ी बात थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कितना बड़ा है 1986 का। अभी नई शिक्षा नीति आई, उससे पहले शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान कितनी बड़ी चीज थी स्कूल में। मिड डे मील आया, कितना बड़ी क्रांतिकारी चीज थी। मनरेगा का आना कितनी बड़ी क्रांतिकारी चीज थी। आरटीआई का आना कितनी बड़ी क्रांतिकारी चीज थी। राइट टू एजुकेशन का, राइट टू लाइफ के साथ जुड़ जाना कितनी बड़ी क्रांतिकारी चीज थी। अब ये सब क्रांतिकारी चीजें अगर आप ये सब ना पकड़ सको और आप कहो बड़ा टफ पेपर आया, क्या टफ है यार, कहां से टफ है, आपसे क्या पूछ रहा है वो? परिवर्तनकारी चीजें पूछ रहा है बस, और वो गिनी चुनी है 30-40 है, मोटी मोटी अगर आप गिनोगे तो 30-40 है। उसमें से 15-20 प्रश्न आ जाएंगे, 15 तो आ ही जाएंगे 39 में से।
अब भी आपको लगता है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या अनसर्टेन पेपर है, और ये एजेंसी तो पता नहीं कैसे पेपर पूछती है, और ये की तरीका है, सिलेबस में से नहीं था, ये नहीं था। अरे क्या सिलेबस, आपको पहचानना आना चाहिए। मैं ऐसे ही क्लास लूंगा ना, ऐसे ही चीजें बताता रहूं, आप पेपर मिला के देख लेना, कहोगे सर पूरा तो यही है जो आप बता रहे हो। तो लिमिटेड टॉपिक है पढ़ने लायक। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत वास्ट हो जाता है, और उसमें से उसको लगता है कि मैं ये पूछ लूं वो पूछ लूं, तो साउथ की भी हिस्ट्री होती है, गुजरात की भी होती है, चालुक्यास हैं, ये हैं वो है, पता नहीं कहां से क्या आ जाता है, तो वो थोड़ा बड़ा वास्ट होता है। और वो भी मिडिवल वाली बात, मॉडर्न में तो फिर जाकर के वही लिमिटेड चीजें हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया कि 20 प्रश्न है, उसी में से 20 प्रश्न आते हैं, पूरे ठीक कर सकते हो आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस का सिलेबस पकड़ लो, वही नैनो टेक्नोलॉजी से एक आध प्रश्न आ जाता है, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 2-4 प्रश्न आ जाते हैं, वही बायोटेक्नोलॉजी से 1 या 2 प्रश्न होते हैं, और स्पेस से 1 आध होता है, 1 आध डिफेंस से होता है। तो गिने चुने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भाई। आप 10 दिन में बहुत अच्छे से रिवाइज करके फेंक सकते हो उसको, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा आपका। बेसिक चीजें कर सकते हो, बस ये है कि आपको सिटिंग लगानी पड़ेगी, ईमानदारी से इन चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें भूलने जैसी है। इन सब चीजों में भूल बहुत जल्दी जाते हैं हम लोग। इसलिए मुझे लगता है कि इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे जो बाहर भी हुए हैं ना, वो थोड़ा हल्का सा उनका कंफ्यूजन रहा है किसी न किसी प्रश्न में। एकदम ऐसे कि पेपर ही समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, पता नहीं क्या पूछा था, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको पेपर ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी तो ABCD है अभी, इसका मतलब उसको 2-4 साल तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कोई है तो उसको करना पड़ेगा। बाकी सब बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 प्रश्नों से रहते हैं, और उनमें हल्का सा कहीं कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम में उनको लगता है कि ये सही है या ये सही है, ऐसा कुछ होता है, तो मामूली अंतर से वो बाहर हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग इंपॉर्टेंट सेक्टर को निकाल के उसको रिवाइज करो, उसको डेप्थ में पढ़ो, डीप में ले जाओ उसको। और अब तो इतने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की अब कोई कमी नहीं है। अब तो बल्कि उनमें सिलेक्शन की दिक्कत है कि इनमें से कौन सा पढ़ लें और कौन सा छोड़ दें। छोड़ने की बड़ी बात है कि छोड़ें क्या, ये दिक्कत है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पकड़ के फिर उसमें टाइम वेस्ट कर देते। ठीक है, ऑथेंटिसिटी की कमी है, क्योंकि गलत जानकारियां भी हैं कुछ। अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया कि जिससे आप, जैसे उसमें PhD में प्लेगरिज्म उसका हो जाता है ना, तो उसके लिए तो वो तुरंत निकाल देता है सॉफ्टवेयर सब, कि कहाँ रिपीटेशन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हो जो बिल्कुल आपको एरर बताते हैं। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज में से सिलेक्शन करना बड़ी चुनौती है। तो अब ऐसे में आप कोई ऑथेंटिक नोट्स का सहारा ले सकते हो, किताबों का सहारा ले सकते हो, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, और उसके साथ साथ पैरेलल में दूसरा मटेरियल यूट्यूब का या और कुछ है वो देखो। तो वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, खराब हो रहा है, कहीं कुछ ठीक से नहीं समझा। झूठ तो मुझे नहीं लगता कोई बोलता होगा, लेकिन कहीं खुद ही के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो वो आदमी को लगता है यही सही है, तो बोल जाता है। और एक बार पब्लिश हो जाता है तो कभी करेक्ट नहीं करता वो तो करेक्शन करता नहीं है, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। और चूंकि ये रियल टाइम पब्लिश होता है और कोई भी कर सकता है, यूट्यूब वाला सर्टिफिकेट तो मांगता नहीं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगता। यूट्यूब पे तो कोई भी पब्लिश कर सकता है। तो कई लोग उसको देखने लगते हैं, तो फॉलो करने लगते हैं, उनको लगता है ये। कई लोग तो हमसे बहस करते हैं गलत चीज के लिए, हमारे ऊपर उसकी थ्योरी थोपने की कोशिश करते हैं कि वो तो ऐसा कह रहे थे। हमने कहा भैया ये उसकी प्रॉब्लम है, हमको क्यों समझा रहे हो, ये उसकी दिक्कत है। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हो। 6 महीने में, साल भर में आराम से तैयारी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सेक्टर निकालना सीखो। तो पहला मैंने सूत्र बताया, परिवर्तनकारी चीज है, जिन्होंने बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा किया, ऐसी चीजें आपका प्रश्न बनती है। दूसरी चीजें एथिक्स से जुड़ी हुई है, यानी जो मॉरल स्थापित करती हैं, नैतिकता की स्थापना करती हैं, वो आपका प्रश्न बनते हैं। नैतिकता को स्थापित करने वाली चीजें, महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से आएंगे, नैतिकता को स्थापित करने वाले। जीएस में भी वही प्रश्न बनते हैं। अब इसके 2
पैमाने हैं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग जिसको नैतिकता मानते हैं, एक वो जो समझदार लोग जिसको नैतिकता मानते हैं। अभी भारत में दो धाराएं हो गई हैं। भारत में दो धाराएं हो गई। महाराज को सपोर्ट करने वाले हमारे गृह मंत्री भी हैं, देखा ना आपने, जो गांधी को गाली दे रहे हैं उनको सपोर्ट करने वाले गृह मंत्री भी हैं। तो गृह मंत्री के भी कम फॉलोअर नहीं है भाई, वो चुने हुए व्यक्ति हैं, इसका मतलब वो निर्वाचित हैं। तो उन्होंने अभी महाराज को सपोर्ट कर दिया, वो जो कालीचरण महाराज को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब चुनाव हार जाएंगे, वो तो उतने ही बहुमत से जीतेंगे। इसका मतलब उनके फॉलोअर तो उनके चुनाव क्षेत्र में इस आधार पे वोट करने ही नहीं वाले कि इनकी सोच क्या है, वो तो कमल के फूल को डिसाइड करते हैं, उनको तो बीजेपी से मतलब है। तो अभी देश में दो धारा है, ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, मॉरल स्थापित करने वाले। अभी क्या है कि अभी भी यूपीएससी और पीएससी की पढ़ाई किताबों के आधार पर ही है। मार्केट में जो चल रहा है, व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, उस आधार पे अभी भी नहीं है। अभी भी मतलब मैं मान के चलता हूं, क्योंकि पेपर अभी तक ऐसा चेंज हुआ नहीं है। कार्ल मार्क्स को गाली दी जाती है, लेकिन कार्ल मार्क्स के ऊपर प्रश्न आता है कि दास कैपिटल किसने लिखा था। अब ये एमपीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी भी कभी कभी पूछता रहता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका था, अभी थोड़े दिन पहले ही पूछा था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका था, एमसीक्यू में आया था ना। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का था। अब कार्ल मार्क्स तो विलेन है, लेकिन वो नैतिकता की संस्थापना करने वाले लोगों में से एक है। नैतिकता की जो नैतिकता को पिरो के रखता है, आपको लेके देता है, उसमें से एक है। इसलिए इतनी आसानी से अभी नाथूराम गोडसे का प्रश्न नहीं आएगा कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा क्या थी और उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। ये इस प्रकार का प्रश्न इतनी जल्दी नहीं आएगा। अभी मुझे लगता है अभी 10-15 साल और बीजेपी को शासन करना पड़ेगा उसके लिए। अभी और ऐसे 15-20 महाराज और पैदा होंगे, तब जाकर के वो प्रश्न कभी हो सकता है। पर वो लाना मतलब फिर उस दिन फिर खत्म हो जाएगा समाज में, फिर डिसोसिएशन हो जाएगा पूरा, फिर वो सोसाइटी नहीं बचेगी, फिर टिट फॉर ट्रेट और ये और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर वो हो जाएगा। तो फिर आप संभाल ही नहीं सकते उसको। मैंने आपको बताया भी था कि गोडसे के भारत में गांधी की कोई जगह नहीं है, लेकिन गांधी के भारत में गोडसे की जगह है, तो वहां सर्वाइवल है। तो इतना आसान नहीं है कि अभी ऐसे प्रश्न आने लग जाए। कम से कम आप चुनाव जीतने के लिए आप कर रहे हो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि जो कोई इतना बड़ा नेता है, कोई भी जो सपोर्ट कर रहा है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी इसी विचारधारा को फॉलो करे। क्योंकि अगर उसने उस विचारधारा को फॉलो किया तो उसको गोली मारने से नहीं हिचकिचाए अपने बाप को, क्योंकि वो चाहेगा कि ये गांधी को पढ़े। आया समझ? और अगर कोई ऐसा बाप भी है जो अपने बच्चे को भी गोडसे ही पढ़ाना चाहता है, तो फिर वो धन्य है। वो पिता जो है वो तो वाकई में पूजनीय है, इतना बड़ा कलेजा है उसका। हाँ, तो वो बहुत खतरनाक चीज है। तो अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन अब आपकी जो जनरेशन है वो ट्रांजिशन पीरियड में। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हम जब पढ़ते थे तब इस प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी, और कोई खुल के ऐसे बोल नहीं पाता था, मंच पे नहीं था, और कोई मीडिया में नहीं था, और न्यूज़पेपर में तो कतई नहीं था। चोरी छुपे कोई घर में चर्चा कर ले किसी के ड्राइंग रूम में बैठ के तो बात अलग है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब खुलेआम है, मीडिया में है, और कई बच्चे उससे सहमत भी हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, नीचे कमेंट भी पढ़ता हूँ, तो क्योंकि जनमानस को समझना बहुत आसान होता है वहां पर। मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे देके उनसे कोई कमेंट करवा रहा है, वो अंदर से ही आ रहा है उनके कमेंट। उनके अंदर नफरत है, भयंकर नफरत है। राहुल गांधी के प्रति है वो एक अलग चीज है, लेकिन महात्मा गांधी के प्रति वो बिल्कुल अलग चीज है। राहुल गांधी का मत तो समझ में आ सकता है कि उनको उसका भाषण पसंद नहीं आ रहा, या
उसका तरीका पसंद नहीं आ रहा और मोदी जी का तरीका समझ में आ रहा है, तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो राजनीतिक समझ भी कह सकते हैं उसको, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मान सकते हैं उसको। लेकिन महात्मा गांधी के प्रति होना तो सीधा सीधा अध्ययन की कमी है इसका मतलब। इसीलिए देखो आपकी जितना कम पढ़ा लिखा महाराज होता है वो उतना ज्यादा खुंखार होता है इस मामले में महात्मा गांधी के खिलाफ। कोई भी महाराज जो बहुत ज्यादा ऐसा बोल रहा है, उसके बाद में जाकर के आप उसकी हिस्ट्री देखोगे तो बोलोगे 8वीं पढ़ा हुआ 10वीं पढ़ा हुआ, ऐसे ही निकलेगा। तो इसीलिए तो उसकी वो समझ है ना, अगर उसने कॉलेज किया होता, उसने अगर एमए हिस्ट्री किया होता तो भी समझ में आ जाता कि वो कम से कम पढ़ता है। ऐसी विचारधारा नहीं होती, क्योंकि आपने 1909 का मार्ले मिंटो पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। गांधी उस समय भारत में नहीं थे। सर सैयद अहमद खान जो प्रयास कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तब गांधी यहाँ नहीं थे, तब तो गांधी पैदा हुए थे, 6 साल के थे। उनका अलीगढ़ आंदोलन पे कैसे प्रभाव हो जाता? तो ये सब नींव तो बहुत पहले पड़ गए ना, बहुत पहले हो गई थी। देखा जाए तो पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था 1909 में, खाना पूर्ति बची थी, सेपरेट इलेक्टोरेट तो आ गया था ना। गांधी तो बल्कि हिंदुओं के पुरोधा थे, उन्होंने तो हिंदुओं को बचाया। 35% हिंदू अंबेडकर उनको बौद्ध बना देते, 35% हिंदुओं को लेके जाने वाले थे वो अपने साथ। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से रख दी कि ये हिंदू नहीं है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, एक तरह से हम लोग अलग जाति हैं, हम लोग दलित हैं, क्योंकि हम इनके मंदिर में नहीं जा सकते और हम इनके यहाँ तालाब में पानी नहीं भर सकते और हम इनके साथ रह नहीं सकते। तो मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था ना, रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932, उसमें क्या था? तीनों गोलमेज सम्मेलन का रिजल्ट ही तो था वो, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में मिल गया था ना। क्या मिल गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक वैसा ही जैसा 1909 में मार्ले मिंटो में मुसलमानों को मिला। तब गांधी ने अनशन किया था पूना में कि ये हिंदू हैं भैया, ये सब हिंदू हैं, भीमराव तुम कहां ले जा रहे हो इनको, ये दलित वलित नहीं है, बल्कि ये तो हरिजन है, डायरेक्ट कांटेक्ट इनका भगवान से, और मंदिर में मैं ले जाऊंगा ना इनको। उन्होंने कहा बापू आप नहीं ले जा पाओगे, मंदिर प्रवेश कराना इतना आसान नहीं है। वो बापू ले भी जाते थे तो बाद में मंदिर की धुलाई होती थी मंदिर को पूरा धोया जाता था, आपको पता है। बापू ने कहा बोले मैं पानी भरवाऊंगा इनका सब जगह। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा आपसे, आप नहीं समझा पाओगे सवर्ण हिंदुओं को, बहुत खतरनाक चीज है। उन्होंने कहा नहीं ये हिंदू ही रहेंगे, और 1 महीने का अनशन किया। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में। और अंत में पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको आरक्षण देंगे, इन लोगों को कुछ आरक्षण दिया जाएगा, हिंदू बने रहो। तो आरक्षण की उत्पत्ति हुई है हिंदू बने रहने के लिए, कि आप हिंदू रहो, हम आपको आरक्षण देंगे। ऐसा नहीं है कि इनका कोई ख्याल नहीं रखेगा या ये चुनाव में जीत के नहीं आ पाएंगे, हम कुछ सीटें आरक्षित कर देंगे। और एक तरह से ये आरक्षण की शुरुआत थी। तो पूना पैक्ट का जो असर हुआ वो ये हुआ कि बाद में जब अंबेडकर खुद जब बौद्ध धर्म धारण कर रहे थे, तब इतने बड़ी मात्रा में लोगों ने बौद्ध धर्म धारण नहीं किया, सब हिंदू ही बने रहे। तो गांधी तो हिंदू के धर्म के रक्षक हैं। हिंदू धर्म को नहीं तो 35% लोग इस देश के अगर हिंदू नहीं रहते तो मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितना गया वो यहां होता, तो फिर हिंदू तो अल्पसंख्यक हो जाते, जो बचा हुआ हिंदू तो अल्पसंख्यक हो जाता भाई, उसकी संख्या तो छोटी होती। अगर वो बौद्ध हो जाते, ये मुसलमान इतने हो जाते, तो सबसे छोटी संख्या किसकी रहती? हिंदुओं की रहती। तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो गांधी ने तो हिंदू धर्म को बचाया, उसको इस बात के लिए गोली मार दी गई तुमने हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया इस देश में अगर सबसे बड़ा अगर हिंदू धर्म का रक्षक अगर कोई है तो वो गांधी है। पर पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा तो बात निकल करके आएगी। अब पढ़ो ना, डेटा है आपके पास, पढ़ो। अंबेडकर पूरी जिंदगी गांधी को गाली देता है और पूरी जिंदगी सहमत नहीं हुए, वो मरते दम तक हमेशा गांधी को उन्होंने एक तरह से वो माना, विलेन माना।
और दलित आज भी गांधी को एक तरह से वो मानते हैं कि हमारे पतन का कारण तुम ही हो, नहीं तो हम शायद पाकिस्तान की तरह हमारे पास भी एक देश होता और हम लोग उसमें आरक्षण के नाम पे नहीं जी रहे होते, उसमें हम लोग अपना खुद का संचालन कर रहे होते, जिस भी परिस्थिति में होते लेकिन अपना खुद का होता। लेकिन गांधी ने आकर के प्रॉब्लम खड़ी कर दी। 1909 में गांधी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण एक तरह से हो चुका था, क्योंकि पार्लियामेंटों में तो सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो ये कुछ पढ़ेगा तो ना। अब पढ़ो अलीगढ़ आंदोलन को, क्या बोलते हैं सर सैयद अहमद खां, पढ़ो आप मोहम्मद अली जिन्ना को, और उसको मोहम्मद अली जिन्ना तो फिर भी ठीक है, इसलिए उनकी कई जगह तारीफ होती है ना। उनसे भी खतरनाक लोग थे जो इस विचारधारा को 1905 में मुस्लिम लीग बनाते समय, मुस्लिम लीग का निर्माण 1906, बंगाल विभाजन पढ़ो करजन का, वो बोलता है मैं हम ड्रैगन के दांत बो के जा रहे हैं, इसकी फसल देखना। पार्लियामेंटों में क्या बोला जाता है ये देखो तो सही आप पूरा। ब्रिटेन की संसद की बहस को अगर सुनने की कोशिश करो तो वहां समझ में आएगा। गांधी तो उस समय अफ्रीका में थे, भारत में आए भी नहीं थे कि यहाँ पूरा नक्शा बन चुका था एक तरह से, खाना पूर्ति थी। 1947 सिर्फ खाना पूर्ति है। आपने रेड क्लिफ वाली वो पढ़ी कि नहीं लाइन का, रेड क्लिफ लाइन की मूवी है पार्टीशन 1947 या ऐसी कोई एक दो मूवी देखो एक आध, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि माउंटबेटन ने क्या किया, खाना पूर्ति की है भारत में आके। सब कुछ तय था, सब कुछ फिक्सिंग था और बहुत पहले से था। अब आप अभी की कोई 4-5 किताबों को लेकर के बैठ जाओ, इसके विचार उसके विचार, ये वो, इसमें पटेल ये, और पटेल कहां से होगा पटेल, भैया पटेल और ज्यादा खतरनाक है नेहरू से भी। नेहरू बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करते थे, सहन कर जाते थे। पटेल होते तो हो सकता आरएसएस का नामो निशान नहीं होता, ये बीजेपी भी पैदा भी नहीं हो पाती। पटेल को सुभाष चंद्र और उनके बाप थे। सुभाष चंद्र बोस और खतरनाक थे, तो कम्युनिस्ट थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और भगत सिंह उनके और खतरनाक थे। भगत सिंह बच जाते, आप कहते 47 में भगत सिंह होते तो हम नेहरू के बजाय भगत सिंह को बनाते मुख्य प्रधानमंत्री। अरे भगत सिंह तो बोलते उस भगवान का, उस धर्म का नाश हो जो गरीबों की बात नहीं करता है। ये लोग और खतरनाक थे, नाश हो। हम बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भगत सिंह बोलता था धर्म का नाश हो, भगवान का नाश हो। ये लोग, वो तो और खतरनाक था, बहुत ज्यादा नास्तिक थे, वो एकदम कम्युनिस्ट थे। जिस विवेकानंद का फोटो लगाते हैं वो और बोलते थे भूखे आदमी से धर्म की बात करना पाप है। उससे ज्यादा कम्युनिस्ट और कौन होगा। तो सारे के सारे जिन विचारकों का नाम लिया जा रहा है वो बड़े खतरनाक। पढ़ो तो सही उनका साहित्य, फोटो वोटो देख के बोले वो भगवा पहनते थे। अरे भगवा तो थे, लेकिन वो कार्ल मार्क्स के अगले कार्ल मार्क्स थे, वो इंडियन कार्ल मार्क्स थे। हमारे गुरुजी को देखो, इनसे ज्यादा कम्युनिस्ट और कौन होगा। ये खतरनाक कम्युनिस्ट है। ये हवन का विश्लेषण करते हैं, तो हमने बताया था हवन का करते हैं वो इदम नमम, वो बोलते हैं इदम नमम मतलब ये मेरा नहीं है, ये आपका है। हवन में क्या बोलते हैं हम लोग, आपका जो कुछ है उसको होम करो। बोले हवन का उद्देश्य ही कम्युनिज्म है, साम्यवाद है। आपकी जो कुछ संपदा है, वो बोलते हैं हवन भेदभाव नहीं सिखाता। आप हवन में करते हो तो धुआं जो उठता है वो सबके पास जाता है, जैसे वायरस में कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे सिलेक्टिव है क्या वायरस, सेक्युलर है ना। वायरस कम्युनल है कि सेक्युलर है, सेक्युलर है, यूनिवर्सल है, सबके लिए बराबर है। किसी के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है क्या, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है क्या, सबको बराबरी से लगता है वायरस। हवन भी, धुआं जो होता है वो चारों तरफ फैलता है। तो क्या हुआ, वो एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। हमारे गुरुजी कहते थे हवन एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी केवल हवन करने से कुछ नहीं होगा, अपनी संपदा दूसरों को बांटो, अपनी रोटी मिल बांट के खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। नीचे कोटेशन लिखा हुआ है गुरुजी का। यह है कम्युनिज्म, यह है साम्यवाद। ये सोचते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, ये सोचती विवेकानंद की, ये सोचती भगत सिंह की, ये सोचती सुभाष चंद्र बोस की, ये सोचती सरदार पटेल की, और यही सोचते गांधी की और नेहरू की। और अभी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है। तो नैतिकता कहां से निकली है,
नैतिकता कहां से निकली? हमारी नैतिकता का स्रोत क्या है? अभी के कुछ नेता जो पढ़े लिखे नहीं है वो हमारा नैतिकता का स्रोत है, तो वो तो आपको अंबानी अडानी का सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, जो सारी संपदा अपने पास ले लेना चाहते हैं। नहीं तो एक आदमी को जियो को फ्री में क्यों बांटने दे रहे भाई आप? जियो ने 30 करोड़ 40 करोड़ सिम फ्री में बांट दी, उसके बाद सबको अब जब पोर्ट कर रहे थे लोग दूसरे से, तो उनको लगता है जीवन भर फ्री रहेगा, इस वजह से वो पोर्ट कर रहे थे। तो दूसरे वाले के तो ग्राहक संख्या एकदम कम हो गई, तो उसकी तो दुकान बंद हो गई। वोडाफोन लगभग गया, सब लोग गए नहीं है, मार्केट से सब निपट गए। कितने सारे कंपनियां थी आपने जब पहली बार फोन लिया तब, अब कितने कम है। तो कहां चले गए? कंपटीशन को सहन ही नहीं कर पाए। तो ट्राई क्या कर रहा था? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? टेलीकॉम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? ऐसे किसी को भी फ्री लॉन्च किसने करने दिया? इन्होंने नहीं करने दिया। फ्री लॉन्च करने दिया, 30-40 करोड़ ग्राहक हो गए, सब्सक्राइबर हो गए। अब अचानक से उसने प्राइस रख दिया, जब सब लोग पोर्ट कर चुके थे और काफी लोग उस पर डिपेंड करने लगे, अपनी पुरानी सिम हटा दी। अब यही उनके पास एक चारा था, तो उन्होंने कहा जब करना ही है 150-200 रुपए में, 300 रुपए में कुछ रिचार्ज ही करना है, तो फिर इसी का क्यों ना कराया जाए, जो ऑलरेडी हमारा नंबर है, जो डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है, सर्कुलेट भी हो गया, अब इसी को रिचार्ज कराया जाए। अब वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो मोनोपोली हो गई। हमारा बीएसएनएल कहां चला गया? मैं आधे से ज्यादा ऑफिस भोपाल में बंद होते हुए देखता हूँ। बीएसएनएल के ऑफिस बंद हो गए, बिल्डिंग खत्म हो गई उनकी। देखो वहां पे कौवे उड़ रहे हैं, वहां पे कोई नहीं है। हमारे यहाँ थी, हमारे इंस्टीट्यूट के पास में पीछे बिल्डिंग थी बीएसएनएल की, वहां कुछ नहीं है, अब खाली पड़ी है। तो कहां चला गया हमारा गवर्नमेंट प्लेयर? कहां चला गया जो पूरी तरह से स्टेब्लिश कर रहा था? तो आप कई लोग बोलेंगे नहीं, कंपटीशन में वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बीएसएनएल सर्वाइव नहीं कर पाया। अरे सर्वाइव बीएसएनएल को कह देते ना कि एक बार फ्री करके देखो, 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो वो कर लेता अपना 40-50 करोड़ और वो बन जाता आज। फिर आपने उसको नहीं करने दिया। किसको करने दिया? एक बार तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन में निगेटिव लिखा हुआ है। तमाम स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी दूसरा बात करते हैं। तो नैतिकता का सोर्स क्या है? अभी की ये वाला रिजिम जो कि किसी एक को आगे बढ़ाता है और कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ करवाता है, वो आपके नैतिकता का स्रोत है? या तमाम स्वतंत्रता संघर्ष है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉरल थिंकर्स हैं, वो आपके नैतिकता का स्रोत है? तो नैतिकता का स्रोत बसता कहाँ है आपका? फिर आप कहोगे नहीं, हम तो चूंकि अभी इसी को वोट देते हैं और यही है, और अभी तो हम तो इसके सपोर्टर हैं, और व्हाट्सएप पे भी हम इसके ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, और हमको इसकी बहुत सारी खामियां बताई गई, ये तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तैयारी में, दिक्कतें आएगी आपको। दिक्कतें इसलिए आएगी क्योंकि अभी भी पेपर जो है वो किताबों के हिसाब से ही बन रहे हैं, व्हाट्सएप से नहीं बन रहे हैं। जिस दिन व्हाट्सएप से पेपर बनने लग जाएंगे, मैं भी आपको वही पढ़ाने लग जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरी तो अच्छी खासी वक्त है बीजेपी में, मेरा तो सम्मान होता है, वहां पे भी सब जगह होता है, आरएसएस में भी होता है, बीजेपी में भी होता है, सब जगह होता है। हमको तो काफी इज्जत मिली हुई, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है उनको कोसने से और गाली देने से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोगों को कोई फायदा भी नहीं है उसका। लेकिन हमको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ अभी। हमें आपका डर है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दूसरा है नैतिकता के सोर्स, वहां से प्रश्न आते हैं। तो अभी भी प्रश्न गांधी से आएंगे, गोडसे से नहीं आएंगे, ध्यान रखिए। अभी भी प्रश्न जो आएंगे वो कोई आपका चर्चिल का और उसका प्रश्न उतना नहीं आएगा जितना मार्क्स का और उसका आएगा। तो पूंजीवादी देशों से उतने सवाल नहीं आने वाले, पूंजीवाद की महिमा बताने वाले कभी भी सवाल नहीं आने वाले। सवाल हमेशा आएंगे कि गरीब आदमी का क्या होगा। इसीलिए आप देखो कि सरकार दिखाने के लिए, अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था द हिंदू का, उसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि धर्म के मामले में और कल्चर के मामले में ये सरकार राइटिस्ट है, बाकी तो वो लेफ्टिस्ट है। इकोनॉमिकली वो क्या है? लेफ्टिस्ट है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। अंबानी अडानी वाला छोड़ दो, वो वाला थोड़ा सा छोड़ दो, अदरवाइज ये सरकार लोगों को घर बांट रही है, बल्कि कांग्रेस ने कभी घर नहीं बनाया। ये सरकार लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर दे रही है। ये सरकार किसानों के खातों में आज भी ट्रांसफर की ना किसान सम्मान निधि, सीधे 4-4 हजार रुपया जो भी है वो डालती हैं
सीधा डाल रही। कांग्रेस ने कभी किसानों के खाते में ऐसे पैसे नहीं डाले, सीधा डाल रही। नियो लिबरलिज्म, हालांकि नियो लिबरलिज्म बोलते हैं हम लोग इसको, कि वो गिनाती भी है, झोले पे फोटो भी छपाती है और वैक्सीन भी फ्री में देती, तो वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट पे भी फोटो छपाती। मतलब वो सिद्ध करती है कि हम दे रहे हैं, और हमें याद भी रखो कौन दे रहा है, ये भी याद रखो, ऐसा ना हो कि बस ले लो तुम। तो इसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म का मतलब, लिबरलिज्म वो था जो केवल आपको देता था, और वो नॉन टेंजिबल। लिबरलिज्म मीन्स नॉन टेंजिबल। मैंने आपको पहले ही बताया था, मनमोहन सिंह के समय में आरटीआई आया, आपको दिखता नहीं। आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन, दिखता नहीं। राइट टू फूड नहीं दिखता, मनरेगा नहीं दिखता। ये चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं। लेकिन अगर आपका जनधन खाता है तो पासबुक होती है, दिखता है। अगर नल, हर घर नल वाली जो स्कीम है, क्या नाम है उसका, हाँ, जल जीवन मिशन, नल लग जाएगा तो रोज दिखेगा। सिलेंडर दिखता है, वो सिलेंडर पे फोटो नहीं बना, ये अच्छी चीज है कि सिलेंडर पे फोटो नहीं बना। वैक्सीन आपको सर्टिफिकेट दिखता रहता है, आपको कार्ड बना रहता है ना। तो चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे ये हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वो नल की बात हो, चाहे और स्वाभिमान योजना में भी शायद कार्ड वगैरह होगा, है ना। तो सब में ये जितना, स्वाभिमान नहीं, क्या था, आयुष्मान, सॉरी, हाँ स्वाभिमान तो बाबा रामदेव वाला था तो वो आयुष्मान वाले में भी कार्ड बनता है, उस पर फोटो नहीं है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी। तो आयुष्मान वाला जो है वो कार्ड बनता है, वो आपको दिखता है कि ये सरकार ने किया है। तो जितनी भी चीजें हैं जिसपे फोटो बना हो, जिससे आपको एहसास हो कि मोदी जी ने दिया, ये सरकार ने दिया, उसको बोलेंगे नियो लिबरलिज्म। नया पिछले 15-20 सालों में ये टर्म आया है, नव उदारवाद, नए टाइप का उदारवाद है। उसको केश किया जाता है, चुनावों में केश किया जाता है। बंद हो गया, अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो नव उदारवाद जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी उदारवाद तो है ना, फिर भी वो कम्युनिज्म तो है। तो इसी को लेफ्टिस्ट बोलते हैं। लेफ्टिस्ट पार्टियां यही करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास रखती है। जनता से, लोगों से, बड़े पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से टैक्स लेती है, और उस टैक्स को फिर जनता में, रॉबिनहुड थॉट ऑफ स्कूल, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट, क्या बोलेंगे, रॉबिनहुड। रॉबिनहुड वाला क्या कल्चर है, अमीर लोगों से इकट्ठा करना और गरीबों में बांट देना, ठीक है। गांधीयन थॉट क्या बताया था आपको, गांधीयन थॉट दूसरा था। रॉबिनहुड तो किसी भी तरीके से इकट्ठा करना और गरीबों में बांटने वाली बात है। गांधी बोलता है कि नहीं, आप एंड की बात नहीं करोगे, आपका मीन्स भी ठीक होने चाहिए, साधन भी पवित्र होने चाहिए। ऐसे लूट लाट के लोगों में बांटना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो गांधी साधन की पवित्रता में विश्वास रखते हैं, इसलिए गांधी के तरीके से अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये रॉबिनहुड वाला नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा गांधीयन फिलॉसफी जैसा है। रॉबिनहुड का भी नहीं कहेंगे, बल्कि गांधीयन फिलॉसफी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण, समाज में पुनर्वितरण कर देना संसाधनों का। इकट्ठे कहां से किए, ज्यादा कमाने वाले लोगों से किए, बड़े बड़े लोगों से टैक्स लिया और गरीबों में बांट दिया। तो यही तो कम्युनिज्म है, यही तो साम्यवाद है, यही तो यज्ञ का सिद्धांत है, यही तो अंबेडकर चाहते थे, यही तो, बल्कि अंबेडकर भी सपोर्ट नहीं करते, अंबेडकर भी पूंजीवाद के समर्थक थे, कम्युनिस्ट नहीं थे अंबेडकर। क्योंकि उनको मालूम था कि किसी दिन कोई दलित अमीर बन गया तो उसको तो पीट पाट के सब ले लेंगे फिर किसी दिन कि तू अमीर कैसे बन गया, तेरे जाति के सब लोग गरीब हैं, तुझे गरीब ही होना चाहिए था। तो इसलिए वो पूंजीवाद के समर्थक थे, और उसको पूंजीवादी लोगों ने ही अंबेडकर को पढ़ाया भी था। बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ने के लिए गए थे ना विदेश, तो उनको बड़ौदा के महाराज ने पढ़ाया था, तो एलिट क्लास के लोगों ने पढ़ाया था, स्कॉलरशिप दी थी। तो उनको सपोर्ट करने वाले तो एलिट्स ही थे, पूंजीवादी लोग ही थे। अगर उनके पास धन संपदा नहीं होती तो उनको अमेरिका कौन पढ़ाता। इसलिए वो एक तरह से पूंजीवाद के समर्थक हैं। लेकिन कट्टर कम्युनिस्ट तो आपको फिर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और थोड़े से लिबरल टाइप के कम्युनिस्ट आपको दिखाई पड़ेंगे नेहरू के रूप में। तो ये नेहरू का एक्सटेंशन है, इंदिरा गांधी का एक्सटेंशन। इंदिरा गांधी थोड़ी कट्टर हो जाती हैं, भगत सिंह के इक्वल हो जाती हैं, इसलिए वो पनिश करती हैं, पूंजीपति लोगों को पनिश करती है। राजाओं का प्रीवी पर्स हटाती हैं, उनकी ताकत छीन लेती हैं। बहुत सारे अरब लोगों का जो अरबपति लोगों का जो बैंक हो जाते थे उनका नेशनलाइजेशन कर देती हैं,
और प्राइवेट फैक्ट्रियां और ये सब खड़ी नहीं हो। इतनी जलन जो है अमीरों से, राजाओं से, रॉयल फैमिली से नेहरू को नहीं थी, लेकिन पटेल की थी। देखा जाए तो इंदिरा गांधी पटेल का एक्सटेंशन है, न कि नेहरू का। वो किसका एक्सटेंशन है? एग्रेसिव। इसीलिए उनको आयरन मैन कहते हैं, आयरन लेडी है। आ गया समझ में? नेहरू को आयरन मैन नहीं कहा जाता, नेहरू बड़े लिबरल हैं। नेहरू उस तरह के नहीं है, वो उदारवादी हैं, लेकिन ये कट्टर हैं। और मोदी उतने कट्टर नहीं है इंदिरा गांधी कि वो अमीरों के उतने दुश्मन हो, अमीरों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि नेहरू जो है, ये जो मोदी हैं, ये नेहरू के एक्सटेंशन है। नेहरू का विस्तार अगर आपको देखना हो तो वो मोदी में दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेहरू केवल ये था उनके अंदर कि वो सेक्युलर थे, धार्मिक रूप से भी। और यहां ये धार्मिक रूप से ऐसा लगता है कि ये सेक्युलर नहीं है, हिंदूवादी हैं। अगर हिंदुत्व या हिंदूवादी अगर इस सरकार को कहा जाए तो ये केवल धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से है। बाकी कर्म के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में यदि देखो तो पूरी तरह से कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। बल्कि कांग्रेस का एक्सटेंशन है वो। कांग्रेस की कोई भी नीति उन्होंने बंद नहीं की है, केवल योजना आयोग का नाम बदल देने से क्या होता है? आपने मनरेगा तो बंद नहीं किया, जिसको खूब गाली दी, वो तो आपने जारी रखा। सरकारी नौकरियां भी एकदम उतनी कम नहीं हुई हैं। निजीकरण करके आपने बड़ी मुश्किल से एयर इंडिया बेचा, और एयर इंडिया तो बहुत लोग बेचना चाहते थे, कांग्रेसी भी बेचना चाहते थे, लेकिन बिका नहीं था। वही तो बिका है। आपने बेचने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन बिका कहां है? भारत में किसी को भी हत्या का मन में हत्या का विचार हो, उस आधार पर कभी फांसी होती है क्या? असली में हत्या करनी पड़ती ना। तो असली में तो कुछ बिका नहीं है, तो प्राइवेटाइज तो असली में कुछ हुआ नहीं है। विचार रखने से क्या होता है? तो असली में नहीं हुआ। तो कई आप लोग कहेंगे नहीं हो जाएगा, कर देंगे, नहीं, अभी बहुत देर है, इतना आसान भी नहीं है। रानी कमलापति हो गया, ये यहाँ पर स्टेशन, और ये प्राइवेट हो गया, आप कहोगे ये हो गया, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इसका कभी भी नेशनलाइजेशन हो सकता है। वो जो बंसल वगैरह किसी को भी दिया है ना, जो भी आपको लगता है अरे भैया वो जो 14 बैंकों का रातों रात 69 में नेशनलाइजेशन हुआ था, तो वो सब भी तो प्राइवेट थे, बल्कि वो तो उन्होंने स्थापित किए थे। ये तो इसने स्थापित नहीं किया। हबीबगंज स्टेशन तो पहले से था, इसने तो उसका डेकोरेशन किया, रेनोवेशन किया, वो चमकाया है उसको, और उसमें पैसा लगाया और उसको वसूलेगा। तो टोल नाके की तरह सड़क किसी की हो जाती है क्या? टोल नाका लगाने से, टोल वसूलने से किसी की सड़क हो जाती है क्या? नहीं होती। किसकी होती है? सरकारी होती है। फिर बोले नहीं, अभी 5 साल के लिए हमने रिपेयरिंग करने का ठेका लिया हुआ है। हाँ, तो रिपेयरिंग का पैसा ले लेता हूँ हमसे। वो तो ऐसे आपका पार्किंग का पैसा है, प्लेटफॉर्म टिकट है, या तमाम अंदर जो दुकानें हैं वो उसने किराए से दे रखी हैं, तो उसका पैसा वो ले लेगा। लेकिन किसी दिन कोई प्रधानमंत्री आया, ऐसा मुख्यमंत्री आया, उसको कहा नहीं हमको मंजूर नहीं है, ये सब नेशनलाइजेशन करो, तो हो जाएगा नेशनलाइजेशन। जाओ भैया, तुम तुम्हारे उखाड़ के जितना ले जा सकते हो ले जाओ, ये यहीं रहेगा। तो परमानेंट स्ट्रक्चर तो कहीं जाएगा नहीं, और नेशनलाइजेशन हो जाएगा, जैसे बैंकों का हुआ था। तो भारत में प्राइवेट कोई, कई लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि नहीं ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, एयरपोर्ट भी हो गया, वो भी हो गया, फिर क्या होगा? फिर किसी दिन नेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बीच की बात है, तो बीच की बात में तो मुझे लगता है कि ठीक भी है, रोजगार भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है, और कई बार दलितों को भी मिलता है, आदिवासियों को भी मिलता है। आप डीबी मॉल में जाके देखते हो तो आपको जो पिज्जा देता है, ये देता है, मान लिया जाए कोई पंडित अगर दुकान लगाएगा तो हो सकता है कि वो आदिवासी को, दलित को अपने यहाँ डिलीवरी बॉय के तौर पर या सर्व करने के लिए ना रखे, है ना, जाति के हिसाब से रखना शुरू कर दे। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो इंटरनेशनल ब्रांड है, या उसने अगर मैकडोनाल्ड है या डोमिनो है, वो वाले अगर पिज्जा वाला अगर कोई खोल रखता है, तो उस पर तो सलीम भी लिखा रहता है, उसके ऊपर नाम के ऊपर मोहम्मद सुलेमान लिखा है, और वो आपको पिज्जा डिलीवर कर रहा है। आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो तो नेम प्लेट लगा के रखते हैं, और उसमें नाम भी लिखा रहता है। वो मुसलमान भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, और उसको जॉब मिला हुआ है, और वो रखता तो कितना पैसा दे देता? 5,000, 6,000, 6,500 रुपया देता। यहाँ उसकी सैलरी 20,000 है, कंपनी उसको 20,000 सैलरी दे रही है।
कभी उसको पूना लगा देती, कभी अहमदाबाद लगा देती। तो देखा जाए तो ये इस प्रकार का जब डेवलपमेंट होता है, ये होता है। तो अगर आप किसी पश्चिम के किसी देश का अनुकरण कर रहे हो, किसी पूंजीवादी देश का अनुकरण कर रहे हो, तो आपको अपने यहाँ का ढांचा तो चेंज करना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास के दौरान ये सब चीजें तो होगी, और उससे फायदा भी होता है, और उससे हर वर्ग का फायदा होता है, बल्कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन रुकता है और डेमोक्रेसी मजबूत होती है, और सेक्युलरिज्म आता है, और सोशलिस्ट ढांचा बनता है। तो आपकी तो संविधान की मंशा पूरी हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो काम कर रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिकली कैसी है, कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे डाउट जो है वो इस मामले में क्लियर हुए होंगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को तो इस तरह से। तो दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था वो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोरल। मोरल कहां से निकल करके आ रहे हैं? तो मोरल अभी भी जो निकल करके आ रहे हैं वो उन चीजों से निकल करके आ रहे हैं। कहां से? हमारी किताबों से। हमारे जो रोल मॉडल हैं वो कहां से आ रहे हैं? किताबों से निकल करके आ रहे हैं। गांधी आते हैं, ये जो मैंने जितने भी नाम बताए। अभी भी जो विलेन है इतिहास के वो हमारे रोल मॉडल नहीं है, मोरल्स नहीं है। तो एक प्रश्न यहां से आता है, एक प्रश्न आने का तरीका ये होता है। मैं 5 तरीके बताने वाला था, तो मैंने 2 बताए अभी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्यूचर के खतरे। तीसरा प्रश्न आने की संभावना होती है कि भविष्य में आने वाले खतरे। तो भविष्य में आने वाले खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं? तो 5 बड़े खतरे हैं जिसका मोदी जी भी नाम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। 5 बड़ी चीजें। सबसे पहले इन्वायरमेंट, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेके क्लाइमेट चेंज और ये सारे इश्यूज होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें। पहला तो इन्वायरमेंट आता है। सेकंड टेररिज्म आता है, टेररिज्म, आतंकवाद। तीसरा आता है गरीबी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, असमानता। तीसरा बड़ा मुद्दा है असमानता। और चौथा है एनर्जी, एनर्जी प्रॉब्लम, एनर्जी क्राइसिस। जो टेररिज्म है उसको ब्रैकेट में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस भी कर सकते हो। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। और 5वां है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, नरजातीय संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष या नरजातीय संघर्ष। ये 5 बड़े मुद्दे हैं जो खतरे हैं, जिनकी वजह से युद्ध हो सकता है। 5वां जो मुद्दा ऐसा है जिससे युद्ध होते हैं। कई देशों में अशांति है और अस्थिरता बनी रहती है। तो ये 5 बड़े हिस्से जो मैंने अभी उदाहरण दिए, इसमें और भी आप निकाल सकते हो, उदाहरण और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये हैं भविष्य के आने वाले बड़े खतरे। वहां से प्रश्न आते हैं आपके। आपका पेपर दिख रहा है आपको? अब पेपर उठा के देखना, आप इन 5 कैटेगरी में उसको डाल दोगे। 3 बता दी ना मैंने, ये 5 कैटेगरी में डल जाएगा। अभी 2 और बताऊंगा। यहां से प्रश्न आता है। पहला वाला क्या बताया था? चेंज, बड़े चेंज, इतिहास में अभी तक हुए बड़े परिवर्तन, उसमें पेंडेमिक भी आ गया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे बताया था मॉरल, है ना, जहां से डिराइव हो रहा है, मॉरल डिराइव हो रहा है। और तीसरा था खतरे, और खतरों का भी मैंने थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश की कि इस प्रकार के खतरे। चौथा, बोन और बैन, वरदान और अभिशाप। साइंस के भी, पॉलिटी के भी, पॉलिटी के वरदान और पॉलिटी के अभिशाप, इकोनॉमिक्स के वरदान और इकोनॉमिक्स के अभिशाप, साइंस के वरदान, साइंस के अभिशाप,
ठीक है, साहित्य के वरदान और साहित्य के अभिशाप, लिटरेचर, स्पोर्ट्स में क्या अभिशाप हो सकता है, जैसे डोपिंग, निगेटिव चीजें जो होती है वो भी पूछते हैं। और बहुत जो एंथ्रोपोकाइनेटोमेट्री ले लो या इस टाइप की चीजें जो हेल्थ में बहुत ज्यादा इजाफा करती हैं, खेलों से सामंजस्य बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, ऐसी चीजें, तो खेल सारे आ जाएंगे, इवेंट्स, ठीक है। तो ये तो खैर उसके वो लाभ बता रहा हूं। तो बोन और बेन, जितने वरदान और जितने अभिशाप हैं अभी तक के, हिस्ट्री के भी, करंट में भी, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं। और इसके अलावा भी हिस्से हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हिस्सा होता है। और पांचवा है करंट अफेयर्स। समसामयिकी की घटनाएं जितनी भी, आपका 40% पेपर, कई बार 40 से लेकर 60, मिनिमम 20% तो करंट अफेयर्स आता ही आता है, क्योंकि मैंने इन 5 हिस्सों को अगर बांटेंगे तो 20-20 बांट सकते हैं। और एक हिस्सा अगर लास्ट वाला 20 मानो, लेकिन कभी कभी तो 60% पार्ट जो है करंट अफेयर्स होता है। तो 20 से 60, 20 तो रहेगा, 20% तो करंट अफेयर्स हमेशा रहेगा, लेकिन वो 60 तक जा सकता है। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 5 हिस्से यदि आप बहुत अच्छे से अगर तैयार करो तो आपका पेपर निकलना तय है। और बहुत आसान है इसको प्रेडिक्ट करना और इसको तैयारी करना। सिलेबस जो दिया है वो यही तो है, देखो आप सिलेबस क्या है। इसलिए जनरल साइंस लिखा जरूर रहता है, लेकिन एक टर्म लिखे रहते, 2 शब्द तो लिखे रहते हैं, जनरल साइंस। एमपीपीएससी वाले ने उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है कि ग्रेजुएट आदमी में जो साइंस की समझ होती है वो हम पूछेंगे। यूपीएससी वाला ऐसे कोई दावा नहीं करता, वो केवल प्योर लिख देता है जनरल और साइंस, 2 शब्द बस। लेकिन प्रश्न कितने पूछता है? 2 प्रश्न पूछता है, या कभी कभी 3 पूछता है, बहुत मैक्सिमम अगर होगा तो 5। उसमें से भी 5 पूछेगा तो 3 बायो के होंगे, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री 11-12 की देख लो, 9 से लेकर 12 तक का फिजिक्स, 9 से 12 तक का केमिस्ट्री, कितना टफ है। नीट वालों को और उनको देखो, आईआईटी वाले करते हैं ना, जी वाले तैयारी करते हैं, उनको पूछो उनको कितना टफ होता है। कितनी क्लासेस होती है उनकी? 4-4 घंटे की, 1000 क्लासेस करते होंगे तब जाकर के अच्छे से सिलेबस होता है। रिवीजन करते करते 1000 क्लासेस हो जाती है उनकी, 2-2 घंटे की, या 4 घंटे की मानो तो 500 क्लासेस, तब जाकर के वो सिलेबस कंप्लीट होता है। वहां से कितने प्रश्न आएंगे? 2। और बायो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वहां से 2 प्रश्न आते हैं। तो ज्यादा प्रश्न आते हैं बायो के लगते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट के होते हैं, कई बार फूड चेन के, और हमको लगता है एनिमल्स के नाम दिखते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट के होते हैं। तो इन्वायरमेंट से ज्यादा आता है। तो इससे अच्छा तो इन्वायरमेंट तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 10 प्रश्न आ जाते हैं इन्वायरमेंट से। कई बार यूपीएससी ने 35 तक पूछे हुए, 10 to 35 वो घूमता है, 10 से लेके 35 के बीच। तो इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करना काफी अच्छा है। इन्वायरमेंट में खूब समय इन्वेस्ट कीजिए, पॉलिटी में बहुत सारा समय इन्वेस्ट कीजिए, करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और वहां सिलेक्टिव हो जाइए। इकोनॉमिक्स में जाएं तब हमने बताया कि मील के पत्थर पकड़ लो, आ जाएगा। अभी आपको बताया था माइलस्टोन चेंज वाले, जिन्होंने परिवर्तन कर दिया, तो आपका तैयारी बहुत सिंपल हो जाएगी। तो जहां जहां आपको बहुत सिलेक्टिव होना है, स्मार्ट वर्क करना है, वहां हमारे इस फॉर्मूले पे काम करो। जिसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो उसको पूरा कंप्लीट कर लो। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर तैयारी हो जाती है। लेकिन आप किताबों से, नोट से बिल्कुल अंडरलाइन करके और किताबें कंप्लीट करना चाहते हो, ये 300 पेज की, इसको मैं कंप्लीट करूं, वो 300 पेज का ये करूं, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें हो तो जाती है, लेकिन वो 3 साल 4 साल लग जाते हैं उसमें। 4 साल बाद फिर आपको ये समझ आ जाती है कि ये करना है, कौन सा जो मैंने अभी बताया होता है इसी से फिर फाइनली लेकिन वो आप खुद कंप्लीट करते हो तो आपको समझ में आ जाती है कैसे करना है। यहां हम पहले दिन बता रहे हैं आपको,
अंतर ये है। ठीक है, तो आज कुछ हल्का हुआ, दिमाग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी आसान नहीं है। मेरे लेक्चर देने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसको जब लेके बैठोगे तो थोड़ा सा, तो इसके लिए भाव वो लेके आओ। जैसे आप बड़ी क्लास में चले जाते हो तो जैसा महसूस करते हो वैसा भाव लेके आओ। डर हटाना पड़ता है। जैसे हमने बताया था कि आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि 12वीं में यदि कोई बच्चा पढ़ता है तो 10th के बाद 11th 12th में कितना माइंड चेंज होता है, कभी आपने सोचा? जब आप स्कूल में 9th 10th के बच्चों से कोई खड़ा होकर बात करता है 11th 12th वाला? 11th वाला 12th वाले के साथ रहना चाहता है, 12th वाला 12th वाले के साथ ही रहना चाहता है। वो 11th वाले से बचता है, लेकिन फिर भी बात करने से उसको एकदम ऐसे अछूत टाइप नहीं होता, वो शूद्र में नहीं जाता, वो कम से कम वैश्य और क्षत्रिय वाले में बना रहता है। लेकिन वो शूद्र जैसे हो जाते हैं। 9th 10th वाले कैसे हो जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है, छुआछूत होने लगती है। अभी मतलब तुम्हारा दिमाग ही क्या है, अभी तुम आओगे 11th में, तुमको समझ में आएगा बेटा, अभी तुम वो रहता है, वो उस तरह से बात करने लगता है। और ऐसे में 6th 7th वाला कोई हो और 4th वाला बच्चा हो या 6th वाला बच्चा हो और सुबह भी मिल गया उसको, ट्यूशन जा रहा है, सुबह शाम को गया फिर ट्यूशन गया, मम्मी फिर पढ़ा रही है, पिताजी फिर पढ़ा रहे हैं, और सब परेशान है कि बच्चे का करियर बनना है। अब साला इतना छोटे का क्या करियर बनना है? वो आदमी को 11वीं 12वीं वाले को विचार आता है कि ये साल भर पढ़ने की जरूरत क्या है इसको। हमको दो आप किताब, हम अभी 3 दिन में चट कर जाते हैं, एग्जाम ले लो 90% ले आएंगे। तो उसके लिए वो आसान है। 11th 12th वाले के लिए 6th क्लास बड़ी आसान है। क्यों आसान है? हुआ क्या है? अच्छा, कोई बच्चा अगर 6-7 साल फेल हो जाए और फिर से 6th में है तो उसके लिए आसान है क्या? उसके लिए आसान नहीं है। उसके लिए वो उतनी ही टफ है, भले ही उसके साथ वाले 12th में पहुंच गए, लेकिन उसके लिए वो उतनी ही टफ है जितनी उसकी क्लास के दूसरे बच्चों के लिए है, क्योंकि वो पास ही नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आए? तो ये किसके लिए टफ नहीं है? 12th वाले के लिए, जो बिल्कुल 11th 12th में पहुंच गया, उसके लिए लगता है कि ये बड़ी चीज नहीं है। और वो उसके टीचर को भी उतनी श्रद्धा से नहीं देखता, 6th वाले टीचर को। आखिर तुम पढ़ाते ही क्या हो? हमारे आसपास का पर्यावरण, हाँ, किताब होती है ना हमारे आसपास का पर्यावरण, तो इन्वायरमेंट पढ़ाते, तो इन्वायरमेंट की किताब लाना तेरी क्या है? उसमें बहुत ही सिली टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, और खुद का एनवायरनमेंट जब वो देखता है तो किताब देखता है तो उसमें बहुत हैवी एग्जाम्पल होते हैं। बोले ये टर्म अगर तेरे को सुना दी जाए तो वो तो उस पर इंप्रेशन जा सकता है ना, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप 12th में हैं तो 6th क्लास को आप यूं देखते हो, आप उसको देखते हो तेरी ज्योग्राफी किताब ये है ना, ये सिविक्स, इसको ऐसे पढ़, इसको ऐसे पढ़, ऐसे, और ये सब कुछ नहीं है, ये ऐसा होता था। हमारे लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी वैसी हो गई है, हम आपको उस तरीके से बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप उस दृष्टिकोण से उस तैयारी को देखना सीखो, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। 6th वाला बच्चा यूं देख रहा होता है, उसके लिए वो महासमुद्र होता है, वो यूं देख रहा होता है, वो तो सोच रहा होता है कि ये है, ये है, अच्छा मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तो ये होगा, फर्स्ट यूनिट के बाद सेकंड यूनिट होगी। हम तो 3rd यूनिट से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा हमको अपने आप ही पता चल रहता है कई बार, तो हमारे को उतना फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी बच्चे, कई लोग तैयारी शुरू करते हैं, वो 2 तरह से करते हैं। एक बच्चा 12th में आकर के फिर 6th के एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो वो किस दृष्टिकोण से पढ़ेगा? वो उस दृष्टिकोण से पढ़ता है। कई बच्चे 6th में ही मान करके 6th की एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, या उस तरीके से उस नॉलेज को पढ़ रहे होते हैं। तो 2 तरीके होते हैं। तो इसलिए यदि किसी को कोई किताब मिल जाए कि मिडिवल से किताब मिल गई, तो आप ये थोड़ी कहोगे पहले एंशिएंट की किताब के बिना तो मैं मिडिवल को हाथ ही नहीं लगा सकता, मैं एंशिएंट पढ़ूंगा तभी मिडिवल पढ़ूंगा। आप तो सीधा मॉडर्न भी पढ़ने लगते हो कई बार सिविल सर्विसेज की तैयारी, जबकि देखा जाए तो पहले एंशिएंट पढ़ना चाहिए, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न आना चाहिए। लेकिन आपको मॉडर्न समझ में आने लग जाती है, क्योंकि आपको कुछ न कुछ एबीसीडी पता है उसकी। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन से या फिर 1857 की क्रांति से, तो असली में तो मिडिवल पढ़े बिना मॉडर्न समझ में नहीं आती। कहीं कहीं एंशिएंट का भी हिस्सा आ जाता है। कहीं मॉडर्न में जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ ऐसी कि हमने राजकीय चिन्ह अपनाया अशोक से, अशोक के उससे,
तो अशोक का ये क्या है, तो फिर वो आ जाता है। कई बार ये आ जाता है कि अकबर महान इसलिए है क्योंकि एक बार पहले अशोक महान कहा था, तो अशोक के ये गुण थे, ये तो समुद्रगुप्त की तुलना इधर कहीं किससे, फिर इसकी तुलना फिर हम लोग सोचते हैं कि उससे हो जाए। फिर कि धर्मांधता की शुरुआत कब हुई थी, या फिर अंधविश्वास का जो है निराकरण कब से शुरू हुआ था, तो वो देखेंगे कि बौद्ध धर्म से शुरू हो गया था, फिर यहाँ राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, फिर इस तरह से तुलनात्मक आता जाता है। लेकिन हम लोगों को शुरुआत करने में दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उस तरह से लकीर के फकीर नहीं होते, हम लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे आ गए हैं। तो दो तरह से लोग शुरू करते हैं यूपीएससी की तैयारी को, एमपीपीएससी की तैयारी को। एक इसलिए उनमें बड़ी दुविधा होती है कि प्री की तैयारी करूं, मेंस की करूं। मेंस अलग है, प्री अलग है, एमपीपीएससी अलग है, यूपीएससी अलग है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये अनावश्यक बहुत सारी चीजों में परेशान रहते हैं, जबकि ये सब कोई मुद्दे ही नहीं है। ये सब मुद्दे उस व्यक्ति के हैं जो अभी 6 में है। 12th में आने के बाद 6 की जो विजन है वो दूसरी हो जाएगी। ठीक है, आप उसको चलते रास्ते आप विचार करेंगे। आपके पास कोई 6 का बच्चा है तो आप कहोगे कि मैं तैयारी करके आऊंगा फिर तुमको पढ़ाऊंगा। आप कहोगे ना, लाओ क्या है तुम्हारा मैटर, मुझे दिखाओ। आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि इसका मुद्दा जैसे ही मिलेगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये वाला भाव रख करके जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसकी 6 महीने में तैयारी हो जाती है, साल भर में हो जाती है, क्योंकि वो उसको कठिन नहीं मानता। वो मुद्दा उठाते समय ही कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो हमने जो फार्मूला दिया है इसको आप लागू कीजिए। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज नया साल है तो आपके अंदर कुछ विजन दिया जाए। मैं बात तो कंटिन्यू एथिक्स की भी कर सकता था, पॉलिटी की भी कर सकता था, पर मैं चाहता था कि आप इसको पूरे को इसको समझो और मेरे दृष्टिकोण से समझो, क्योंकि मुझे 25 साल का अनुभव है। तो मुझे अब ये बिल्कुल सिली क्लास लगती है। अब एक ही चीज बार बार बताना, कितनी बार बताऊंगा मैं कई बार बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने हजारों बार ये सब चीजें बता दी है। अब हम लोगों को ये बहुत ही सिली लगता है। फिर भी बच्चे जो नया आते हैं उनके लिए तो वो सब दुर्लभ। 6th वाले से पूछो कितना बर्डन, कितना टेंशन है उसके लिए होमवर्क, उसको खेलने की फुर्सत नहीं है, वो पेशाब रोक के बैठा रहता है बेचारा उसको लगता है कि अगर चला गया मैं बाहर, अगर वॉशरूम चला गया तो पता नहीं दुनिया हिल जाएगी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ जाएगा तो ज्योग्राफी पढ़ते समय वो हिल नहीं सकता, मैथ्स करते समय नहीं हिल सकता। माता पिता का अनुशासन कैसा होता है उसके प्रति। कई बच्चों की हालत बहुत खराब है। ठीक है, चलिए आपकी ऐसी न हो कम से कम शांति पाए।